सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में और पूरा चैप्टर नंबर 8 आज यहाँ पर हम खत्म भी करने वाले हैं पढ़ करके। और इसके बाद केवल 3 चैप्टर बचेंगे, 9, 10 और 11। तो आपके पास अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर जो आपका पेपर है ये खत्म होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़िए। और देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं इनके पढ़ाने की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। इसके अलावा जो पिछड़े बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, जो दृष्टिबाधित है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों की आप शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो आज सब यहाँ पर इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करें जिससे इन बच्चों को पढ़ाना आसान हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शिक्षण विधियों की दृष्टि से उन विधियों को अधिक अपनाया जाए जो क्रिया आधारित हो, जैसे कि बुनियादी शिक्षा की सहसंबंध या कोरिलेशन विधि, खेल विधि, प्लेवे मेथड, क्रिया विधि, एक्टिविटी मेथड। तो इन्हीं सबका सबसे ज्यादा यूज किया जाए बच्चों को पढ़ाने में। देखिए, शिक्षण विधियों में व्यक्तिगता तथा गत्यात्मकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की उनकी मानसिक स्थिति है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम कितनी गति से पढ़ा रहे हैं, हमारी स्पीड कितनी है पढ़ाने की। जिस स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं कि क्या सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को या हमारे पढ़ाए हुए चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर एक्स्ट्रा करिकुलर क्रियाएं मंद बुद्धि बालकों के लिए, जहां तक पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर क्रियाओं का प्रश्न है, ये बालक वाद विवाद, लेखन प्रतियोगिता आदि में इतना भाग नहीं ले पाते, किंतु ये शारीरिक दृष्टि से पुष्ट होने पर खेल कूद आदि शारीरिक क्रियाओं से संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग अवश्य ले सकते हैं। अतः इन्हें खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद है मंद बुद्धि बालक एवं अभिभावक। देखा यही गया है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्हें वे विषय पढ़ाना चाहते हैं जिनमें नौकरी प्राप्ति की गुंजाइश अधिक हो, भले ही उनका पुत्र या पुत्री किसी कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण क्यों ना हुआ हो। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा बायो ही ले और वो नीट की ही तैयारी करे और वो भी डॉक्टर ही बने। बहुत सारे माता पिता का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, हालांकि बच्चा वो नहीं बनना चाहता फिर भी उसको वो बनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किसी बच्चे के माता पिता इंजीनियर हैं तो वो भी कहेंगे कि इसको, बच्चे को भी कहेंगे कि तुम भी इंजीनियर ही बनो, ठीक है। तो इस तरीके का एक दबाव होता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक अभिभावक मिलन के अंतर्गत वे अभिभावकों को समझाएं। यानी कि यहाँ पर शिक्षकों का बहुत अहम रोल होता है कि वो उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को, जब पीटीएम की मीटिंग होती है या शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक होती है तो उसमें बच्चों के माता पिता को समझाएं। बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, उस फील्ड में बच्चों को जाने दें। इसके बाद देखिए, साथ ही अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बालक के हित की दृष्टि से शिक्षक की सलाह को माने, अपने बालक को वह विषय पढ़ने दें जिसमें वह कुछ समझ सकता है। तीसरा है, बालकों पर अपनी मान्यता कभी न थोपे। चौथा है, बालकों को अपना काम करने के लिए घर पर पर्याप्त समय भी दें और पाठशाला का काम करने में अपना सहयोग भी दें। बच्चे को इधर उधर ऐसी संगति में ना जाने दें जहां उसमें अवांछित आदतें पनपने की संभावना हो। इन बच्चों में विवेक न होने के कारण ये जल्दी ही भटक सकते हैं। यदि लड़का पढ़ने में बिल्कुल ना चले या मूल्यहीन हो तो अपना पैतृक धंधा या ऐसे ही किसी कार्य का प्रशिक्षण उसको दिला दे। यानी कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में या बिल्कुल उसका मन ही नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट उसको ऐसी चीज हम सिखा पाए, या फिर अगर उसके घर में कोई बिजनेस चल रहा हो, उसके घर वाले कर रहे हो, तो उसको उसका पैतृक जो भी बिजनेस चल रहा हो उसी में उस बच्चे को प्रशिक्षण दिला करके उसको अच्छे से उस बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। निष्कर्षता देखिए, निष्कर्ष क्या निकला, मंद बुद्धि बालकों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डाला जाए, किंतु ध्यान अवश्य रखा जाए कि कहीं वे अपने रास्ते से भटक ना जाए, ठीक है। मानसिक मंदितों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है,
उन बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक भली भांति प्रशिक्षित हों तथा शिक्षकों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होनी चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है बालकों के विषय में जानकारी देना। बालकों के विषय में जानकारी देना यानी कि मानसिक मंदित बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं। एक सफल व प्रशिक्षित शिक्षक वही होता है जो इन समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर निकाले। शिक्षकों को छात्र के विकास की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे छात्र कहाँ से आया है, उसका परिवार कैसा है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है आदि, ताकि छात्रों की समस्याओं का निदान भली प्रकार से किया जा सके। यानी कि एक बच्चे के विषय में अगर कोई मानसिक रूप से मंद बालक है तो उस बच्चे के विषय में शिक्षक को पूर्ण जानकारी होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कैसा है या फिर बच्चा कहाँ से आता है, उसके परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं, उसके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और उसी के अनुसार बच्चे को हम शिक्षा दे पाते हैं। इसके बाद है शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो शिक्षकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना अति आवश्यक होता है ताकि वह छात्रों के साथ प्यार व स्नेह पूर्वक व्यवहार करके छात्रों को अच्छी शिक्षा। इसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करें। मंद बुद्धि बालकों में संवेगात्मक स्थिरता ना के बराबर होती है। यह थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने लगते हैं, यह भय से घबराते हैं, कभी कभी यह संवेगात्मक स्थिरता भी उत्पन्न करते हैं जिससे वह विद्यालय तथा समाज के साथ भी सामंजस्य रख सके। इसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। मंद बुद्धि बालकों के अध्यापन के समय आवश्यकता अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री तथा पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत करके सीखने का तथा अवलोकन एवं प्रायोगिक विधियों से पाठन करना लाभकारी है। बालकों का आकर्षण व्यक्तित्व। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से मानसिक दबाव से मुक्त हो वही अच्छा शिक्षक कहला सकता है। यह शिक्षक मंद बुद्धि बालकों को भली प्रकार से पढ़ा सकते हैं, अतः इनका व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए तथा शिक्षकों का व्यक्तित्व भी इतना आकर्षक हो कि वह बालकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। फिर है बालकों को सम्मान देने वाले शिक्षक। तो शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह बालकों को प्यार तथा सम्मान देने वाले होने चाहिए। समूह कार्यों द्वारा शिक्षा। तो एजुकेशन जो होता है वो ग्रुप में ही बहुत ज्यादा चीजें बच्चे वैसे ही सीख लेते हैं, सहयोग की भावना, एक दूसरे की हेल्प की भावना। समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क में बच्चे बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। ग्रुप वर्क में कि एक दूसरे का सहयोग करना है और अच्छे से काम करना है, क्योंकि अगर एक गलती करेगा तो सारे ग्रुप को डांट मिलेगी, तो इस तरीके से सारे लोग चौकन्ना होते हैं। तो शिक्षक के द्वारा समूह कार्य में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह समूह कार्य वाद विवाद आदि के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि यह बालक खेल खेल में शिक्षा सरल तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी अग्रलिखित होती हैं। पहला है शिक्षक बालकों का निर्देशन व परामर्श देने वाले हों, यानी कि बच्चा अगर कोई समस्या लेकर के आपके पास आता है तो आप उसको सुलझाएं। फिर है शिक्षक बालकों को प्यार व स्नेह दें। फिर है शिक्षकों द्वारा शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों को धीमी गति से पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकों को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर है शिक्षक बालकों में संवेगात्मक संतुलन तथा सामाजिक समायोजन के गुणों को विकसित करने वाला होना चाहिए। फिर है शिक्षकों में इतना आत्मविश्वास हो कि उन्हें बालक की कमियों का पूरा ज्ञान हो जाए तथा यह बालकों को सुधारने में प्रगति कर सके। अतः मंदित बालकों के शिक्षकों को उनको शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा बहुत धैर्यवान व सहनशील होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पिछड़े बालक देखिए पहला कार्यक्रम उनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए कुछ कार्यक्रम सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं या चलाए जा सकते हैं। पिछड़े हुए बालकों के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। जैसे पहला है कार्यक्रम उनके लिए जो अभी पढ़ रहे हैं किंतु विभिन्न कारणों से पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। दूसरा कार्यक्रम उनके लिए होगा जो पढ़ने में पिछड़ चुके हैं। पहला कार्य बचाव के लिए होगा जिसे हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम कह सकते हैं, जबकि दूसरा कार्यक्रम पिछड़ेपन को दूर करने के लिए होगा जिसे हम उपचारात्मक या रेमेडियल रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अब बचाव के लिए जो प्रयत्न किए जाए उनमें तो उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए जिनका उल्लेख हमने पिछड़ेपन के कारणों में किया है। इस दृष्टि से शैक्षिक पिछड़ेपन से बचाव और उपचार के लिए कार्यक्रम भी दो रूपों में चलाए जा सकते हैं। पहला है कक्षागत यानी कि इन द क्लासरूम के अंदर, दूसरा है आउट ऑफ द क्लासरूम के बाहर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं पिछड़ापन होता क्या। ऐसे बच्चे जहां तक सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, बच्चे उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल आपको पता है हर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन अगर देखा ये गया कि जो जहां पर ये सुविधा भी सही से नहीं पहुंच पाई है
वहां पर कक्षा 1 से 5 तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, फिर वो 6, 7, 8 में खासकर लड़कियों को वो स्कूल नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि जो जूनियर स्कूल होता है वो दूर होता है और वो अपनी बच्चियों को अकेले नहीं जाने देना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शुरुआत हुई, जिसमें बालिकाएं कक्षा 6, 7, 8 3 कक्षाओं में पढ़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चियों को रहने की, खाने की, पढ़ने लिखने सभी की सुविधा दी जाती है। तो ये पिछड़े, जहां पर अत्यंत पिछड़ी हुई जनजातियों के या जातियों के लोग रहते हैं, या फिर जहां पर सही से बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिली है, ऐसी जगहों पर ही ये आप देखते हो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के बचाव या उपचार में जहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षक का है, वहीं दूसरी ओर यह दायित्व विद्यार्थी स्वयं तथा उसके माता पिता तथा अभिभावकों का भी है। किंतु शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं वे शिक्षक द्वारा ही बताए जाएंगे, चाहे वह कक्षा में शिक्षार्थियों को बताए या शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के अंतर्गत अभिभावकों को। इन सभी दृष्टियों से शिक्षार्थियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के बचाव हेतु जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों को न आती हो उसे अवश्य बता दें, भले ही उसका संबंध पिछली कक्षाओं से क्यों ना हो। यानी कि कक्षा 4 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उसमें कोई टॉपिक आ गया जो पिछली कक्षा का है, 3 में या 2 में पढ़ाया गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछड़े बच्चे हैं, जिनको नहीं पता है कि 3 में या 2 में उन्होंने उसको क्या पढ़ा था, उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें। तो एक बार फिर से आप उसको रिपीट कर दीजिए, उस चैप्टर को पढ़ा करके समझा दीजिए बच्चों को कि पिछली कक्षा में इस तरीके से तुमने पढ़ा था, अब चलो अगली कक्षा में यानी कि अपनी चौथी कक्षा में इसको देखो कि आगे इस चैप्टर में क्या होगा। ठीक है, तो जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से है उसे बताने में अधिक समय ना लगे। फिर पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिसका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से है, फालतू की बातें ना बताई जाए। जो बालक मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से कक्षा में न बिठाकर छुट्टी दे दी जाए। जो विद्यार्थी कम सुनते हैं या जिन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें कक्षा में ऐसे स्थान पर बिठाया जाए जहां से वे शिक्षक की बात सरलता से सुन सकें। श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाए उसे देख सकें। उनके स्थान पर बिठाने से अन्य छात्रों को किसी प्रकार का व्यवधान ना पहुंचे। कमजोर छात्रों को हतोत्साहित करने वाली तथा प्रतिभा संपन्न छात्रों में अहम भाव पैदा करने वाली कभी भी कोई भी बात ना कही जाए। शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु हम क्या कर सकते हैं? तो पहला है, पिछड़े बालकों की कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, जैसे कि भी स्थिति हो, अलग से बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें समय दिया जाए। इसके अलावा पिछड़ापन व्यक्ति या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो, उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से हम पढ़ाएं कि वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ाई में अच्छा हो जाए। कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें कमजोरी के अनुरूप ही गृह कार्य, यानी कि ऐसे बच्चों को वो जिस तरीके से पढ़ पा रहे हैं उसी तरीके का उनको हमें होमवर्क भी देना है। उसी प्रकार का होमवर्क की जो घर पर आसानी से कर पाए। अगर उनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी वो बच्चे अपने स्व विवेक से उन प्रश्नों के आंसर या उत्तर को लिख पाए। अब ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो वाणी बाधित है, यानी कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या बोल पाते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, या फिर वो सही प्रकार से शब्दों को नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें क्या करना है? देखिए, यहाँ पर वाणी बाधित बालकों को शिक्षण हेतु अन्य कई आयामों का प्रयोग किया जाता है। एक कक्षा शिक्षक को वाणी बाधितों की कक्षा का प्रबंधन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का मजाक न उड़ाकर कक्षा में उनके उचित उच्चारण हेतु सहायता की जानी चाहिए। फिर है, शिक्षक कक्षा में सभी बालकों को प्रश्नों के उत्तर देने में के समान अवसर दें ताकि वाणी बाधित बालक भी प्रोत्साहित हो सके। यानी कि भले ही वो बच्चे समय लगा रहे हैं उच्चारण में या शब्दों को बोलने में, वाक्यों को बोलने में, लेकिन उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ पूरा मौका मिलना चाहिए। अब बालकों को वह शब्द अधिक बुलवाएं जिनका उच्चारण वह उचित प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का बच्चे बार बार उच्चारण करके अपनी गलती को सुधार लेंगे, सही कर लेंगे। बालकों को ऐसी परिस्थितियां दें जिससे वह अपने कार्य को असमर्थ ना समझे, यानी कि वो सभी कार्यों को करने में समर्थ हो। अपने आप को इस तरीके का महसूस करें, अपने आप को असमर्थ ना महसूस करें कि वो पढ़ नहीं सकते या वे वाक्यों को बोल नहीं सकते। बालकों को सामूहिक उच्चारण प्रविधि के द्वारा पढ़ाएं। बालकों को कक्षा में बोलने के उचित अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बच्चों के अंदर की जो झिझक है वो दूर हो। तो ये सब चीजें एक शिक्षक कर सकता है बच्चों की, ताकि जो वाणी बाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सहयोग किया जा सके। इसके अलावा बालकों के हकलाने पर उनसे सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। शिक्षक बालकों पर अपना पूर्ण ध्यान दें। कक्षा में छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग में लाने के लिए बच्चों से कहा जाए ताकि बच्चे बोलने का अभ्यास कर पाए।
कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को कहानी सुनाकर उनसे प्रश्न पूछे ताकि बालक धारा प्रवाह तरीके से बोलें। फिर बालकों द्वारा प्रत्येक शब्दों व वाक्यों की पुनरावृत्ति की जाए। अब यहाँ पर ऐसे बच्चों की हम बात करेंगे जो दृष्टिबाधित है, जिनको देखने में समस्या है। तो देखिए ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए, ऐसे बच्चों को पहली बात तो दो भागों में बांटा गया। पहला है पूर्ण दृष्टिबाधित, दूसरा है आंशिक दृष्टिबाधित। ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और ऐसे बच्चे जिनको कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसको दो भागों में हमने बांट दिया है, पूर्ण दृष्टिबाधित और आंशिक दृष्टिबाधित। तो अतः इन्हें शिक्षा भी इसी प्रकार या इसी आधार पर प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से एक विद्यालय में 500 से 1000 तक बालकों की संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक बालक को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ कुछ ही बालक कक्षा में ऐसे होते हैं जो इस शिक्षा के दायरे में आते हैं। बाधितों हेतु गांव में भी विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए ताकि वहां के दृष्टिबाधित बालक भी इसका लाभ ले सके। राज्य के शिक्षा निदेशक गांव में ऐसे विशिष्ट शिक्षा संस्थानों का आयोजन करें जिससे वहां पर बालक इसका लाभ ले सके। गांव व शहर दोनों में ही सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन बालकों की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इन बालकों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिनमें निम्न कार्य होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, ऐसे बच्चों के लिए पृथक एक अलग कक्षा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें इनको पढ़ाने के लिए उपकरण भी होने चाहिए। कम देखने वाले बालकों की शिक्षा हेतु उचित उपकरणों का प्रबंध किया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था की जानी चाहिए जो इनकी समस्याओं को समझ सके व इसका हल भी निकाल सके। ठीक है, तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किस तरीके से ऐसे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था करेंगे जो बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं, तो सबसे पहले यही चीज आएगा कि इनके लिए पृथक कक्ष की हम व्यवस्था करें। ठीक है, और वहां पर ऐसे शिक्षकों को रखें जो इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाने में प्रशिक्षित हो। इसके अलावा इन बच्चों को इस प्रकार से फर्नीचर दिया जाए जो कि लचीला हो तथा अलग अलग स्थान पर उसको हम ले जा सके। फर्नीचर का रंग हल्का होना चाहिए, यह दृष्टिबाधितों के लिए उपयुक्त हो और फर्नीचर में टेबल लैंप का इंतजाम हो तो अधिक उपयुक्त रहेगा, जिससे बच्चों को अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है उस बच्चे को तो अच्छे से देख करके पढ़ पाएगा। और ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनकी कक्षा में रोशनी यानी कि जो प्रकाश की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कक्षा में खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उपयुक्त प्राकृतिक रोशनी आ पाए। कक्षा में उचित रोशनी हेतु ट्यूबलाइट, बल्ब आदि का प्रबंध होना चाहिए। कक्षा की दीवारों पर हल्का रंग होना चाहिए। कक्षा में छत सफेद तथा हल्के रंग की फीकी हो, चमकदार नहीं। और स्कूल में आप देखिए या तो बहुत ही एक तरीके से लाइट येलो कलर रंगा जाता है क्लासेस को, ताकि जो बच्चे हों उनके आंखों पर बहुत जोर ना पड़े। श्यामपट्ट पर भी उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चों की मेडिकल की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो देखिए ऐसे बालकों को उचित चश्मा बनवा कर आपको देना पड़ेगा। समय समय पर आंखों का परीक्षण करवाना पड़ेगा। बालकों की आंखों के परीक्षण का चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो। बालकों को आंखों के अभ्यास व इलाज के सुझाव देना पड़ेगा। नियमित रूप से चश्मा लगाने को कहना पड़ेगा। अध्यापकों द्वारा निरीक्षकों से संबंध रखना चाहिए और बालकों के माता पिता से भी संबंध अच्छा रखना चाहिए। अब देखिए जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी कक्षा का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। तो दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा देने के लिए उचित प्रकार से कक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यह बालक मात्र स्पर्श के द्वारा या सुन करके ही समझ पाते हैं। अतः इन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो कि बहु इंद्रिय अनुभव वाली हो तथा इसके लिए सदैव धनात्मक पुनर्वलन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उन्हें सीखने में सहायता की प्राप्ति हो। धनात्मक पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रेल लिपि प्रणाली। बालकों को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस विधि में फ्रेम के अंतर्गत अक्षरों को उभार कर बालकों को स्पर्श के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यह पूर्णतः दृष्टिबाधितों हेतु अति उत्तम है। सहायक सामग्री का प्रयोग। बालकों को सहायक सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह सामग्री टेप रिकॉर्डर तथा सेमिनार आदि होते हैं। कई बार आंशिक दृष्टिबाधितों हेतु प्रोजेक्टर तथा स्लाइड्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा दृष्टिबाधितों हेतु अभ्यास कार्य किस तरीके से हम कराएंगे। ऐसे बच्चे तो देख नहीं सकते हैं, तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित तथा पूर्ण बाधित छात्रों हेतु निम्नलिखित कार्य है वो हम करवा सकते हैं। पहला है बालकों को अलग अलग तथ्यों एवं घटनाओं का बोध कराया जाना चाहिए। दूसरा है बालकों को प्रत्ययों से संबंधित शिक्षण दिया जाए। तीसरा है दृष्टि इंद्रिय में सहयोग का अभ्यास कराएं, जैसे खिलौने बनाना, रस्सी खींचना आदि।
गेंद पकड़ने व फेंकने का अभ्यास कराना। अब देखिए इसके बाद है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो आपने देखा, अभी दृष्टिबाधित में भी किस तरीके से हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो श्रवण बाधित, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। तो देखिए श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए निम्न कार्यों को शुरू किया गया। पहला है शिक्षण तकनीकी। तो श्रवण बाधितों के अंतर्गत बालकों को शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित तकनीकी अपनाई जाती है। तो देखिए पहला है बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय पाठ पढ़ाया जाए तथा साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर देने हेतु प्रेरित किया जाए। साथ साथ यह भी देखा जाए कि बालक पढ़ाई गई बात को समझ पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित होते हैं इनका हम टेस्ट इसी प्रकार से कर ही सकते हैं क्योंकि वो सुन नहीं पाते सही से। बालकों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और ये सहायक सामग्रियां निम्नलिखित है। चित्र का, आकृतियों का, मॉडल्स का, संकेत शब्दों का, मानचित्रों का और अन्य सहायक सामग्रियों का। श्रवण बाधितों का अवलोकन भी किया जाना चाहिए। इस अवलोकन में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। ए है विषय का अच्छा ज्ञान हो, बी है अच्छी शैक्षिक उपलब्धि हो, सी है कक्षा कक्ष शिक्षक से काम लेने में आत्मविश्वास का अनुभव हो। ठीक है, श्रवण बाधितों के लिए रोचक तकनीकी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम रोचेस्टर तकनीकी विज्ञान संस्था में बने हुए बाधित राष्ट्रीय तकनीकी संस्था में उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रवण बाधितों को कंप्यूटर के द्वारा भी शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनको सुनने में दिक्कत है लेकिन देखने में और बोलने में समस्या नहीं है। इनकी अधिगम से संबंधित कमियों को निकाल कर इन्हें प्रेरित किया जाए। इनके लिए विशिष्ट शिक्षक को नियुक्त किया जाए। जैसा कि हमने देखा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों के लिए भी विशिष्ट शिक्षक को रखने की बात की गई है। इसीलिए स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बीएड या बीटीसी होता है जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है या उनको उसी प्रकार की डिग्री मिलती है जो ऐसे बच्चों को विशेष बच्चों को पढ़ाएं। अब दोस्तों ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं यानी कि श्रवण बाधित हैं उनको हम अब शैक्षिक सुविधाएं किस प्रकार की दें कि उनकी जो पढ़ाई है वो और आसान बन पाए। तो देखिए श्रवण बाधित बालकों को शैक्षिक तकनीकियों के अतिरिक्त कई प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए और यह शैक्षिक सुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, यानी कि जितना अधिक दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो उतना ही समझ पाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि किसी न किसी रोजगार का प्रशिक्षण भी बच्चों को दिया जाए आगे चल करके जिनसे वो रोजगार कर पाए, अपनी जीविका यापन कर पाए। फिर है श्रवण प्रशिक्षण। इसके बाद देखिए पढ़ने व बोलने का प्रशिक्षण इन बच्चों को दिया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा इन बच्चों को मिले। प्रोजेक्टर और वीडियो टेप के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिल्मों का प्रयोग करके इन बच्चों को पढ़ाया जाए। कक्षा में समूह श्रवण सहायक कार्यक्रम प्रदान किया जाए। ठीक है, इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा श्रवण सहायक बंदी या हियरिंग एड्स का प्रयोग करके भी या ऐसा जो यंत्र आता है जिसको कान में लगाने से जो ध्वनि है कुछ ना कुछ हमारे कान में जाने लगती है कुछ ना कुछ आवाज, तो हम ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करके भी ऐसे बच्चों को जो सुन नहीं सकते उनको हम पढ़ा सकते हैं। या ध्वनि यंत्रों का प्रयोग सरकार, आपको पता है सरकार ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधाएं देती है। फिर देखिए है श्रवण बाधित बालकों को अजायब घर तथा ऐतिहासिक स्थानों आदि में घुमाने ले जाना चाहिए। अध्यापकों को व्याख्यान को टेप करके श्रवण बाधितों को दिया जाए ताकि वह धीरे धीरे इसे सुनने का प्रयास करें। ऐसे बच्चों के लिए अलग से विद्यालय व कक्षाएं बनाई जाएं। तो श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें इन्हें भी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा इन्हीं विद्यालयों में पृथक कक्षाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण तकनीकियां हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं। श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए अनेक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है। चूंकि यह बालक सुन नहीं पाते हैं अतः इन्हें बातें समझाना कठिन होता है ताकि यह कक्षा में पढ़ाई जाने वाली बातों का सही व पूर्ण अधिगम कर सके। इसके लिए कुछ संप्रेषण तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित है। तो देखिए चिन्ह भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। श्रवण बाधितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और यह चिन्ह निम्नलिखित हैं। अमेरिकन भाषा के चिन्ह, अंग्रेजी भाषा के चिन्ह, यह दोनों भाषा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तथा आज के युग में विशेषज्ञों द्वारा इन भाषाओं पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। विद्यालयों में सामान्य बातचीत के द्वारा तथा टेलीविजन के द्वारा भी इन बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है और इस चिन्ह भाषा में शब्द तथा वर्णों के चिन्ह बने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओस्ट पठन लिप रीडिंग, बच्चे आपके
चेहरे के हाव भाव को और आपके ओठों की आकृति जिस तरीके से आप बना रहे हो, ऐसे बच्चे सुन नहीं पाते तो आपकी ओठों की आकृति और आपके चेहरे के हाव भाव को देख करके ही वो आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझते हैं। तो ओष्ठ पठन वह विधि है जिसके अंतर्गत बालकों को ओठों के हिलाने के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा शब्दों तथा वर्णों को पढ़ाने की शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु इस प्रकार की विधि में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कुछ ध्वनियां एक सी होती हैं जिनमें ओंठ एक जैसे ही हिलते हैं। बाधित बालक सामान्य गति से बोले गए वाक्य का केवल 25% ही समझ पाते हैं और कई बार क्या होता है, इन बालकों का ध्यान बट जाता है, वह आधे शब्द नहीं समझ पाते हैं तथा उनको पूरा वाक्य भी समझ में नहीं आता है। फिर है सांकेतिक भाषा। संकेत भाषा के अंतर्गत बालकों का ओठों के साथ साथ हाथों को भी हिलाया जाता है, यानी कि हाथों को हिला करके भी हम एक संकेत करते हैं जिससे ये बच्चे समझ पाएं। ठीक है, यह संकेत भी उसी भाषा के होते हैं जिसमें बोला जाता है। संकेत भाषा के लाभ अग्रलिखित हैं। तो इसके द्वारा बालक आसानी से सुनने वाले भागों के साथ संप्रेषण कर पाता है। जब हम हाथों का भी यूज करते हैं समझाने के लिए, मुंह के साथ साथ हाथों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बच्चे सुन पाते हैं हम क्या कह रहे हैं। इसके अंतर्गत उसी भाषा का व्याकरण का प्रयोग करते हैं जो बोली जाती है। ओठ तथा संकेत भाषा को साथ साथ चलाया जाता है, अतः इसके अंतर्गत बोली गई विषय वस्तु को सार्थक बनाया जाना चाहिए ताकि इस स्थिति में बालक शीघ्र ही बात को समझ सके। इसके बाद है स्पर्श विधि, टच मेथड। स्पर्श विधि के अंतर्गत बालकों को स्पर्श के द्वारा महसूस करना सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती है, इसलिए ही इसे स्पर्श विधि कहते हैं। फिर है गतिविधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों की शारीरिक क्रियाएं कराई जाती हैं। बालकों को इस प्रकार बाधित बालकों को संप्रेषण की में सहायता प्रदान की जाती है। फिर है प्रवर्धक का प्रयोग। तो ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग भी संप्रेषण के लिए किया जाता है, परंतु यह केवल उन बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है जो सामान्य से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, अतः बाधित बालकों को हेतु ये उत्तम नहीं। यानी कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा तेज बोलने पर सुनाई देता है, ऐसे बच्चों के लिए ही ये जो ध्वनि यंत्र होते हैं वो उपयोगी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उनको हम मुख से बोलते भी हैं और हाथ से इशारे करके या हाथ से भी उन्हें हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो सामान्य श्रवण बाधित बालकों हेतु भाषा भी सामान्य ही प्रयोग की जाती है, परंतु यदि बालक अधिक गंभीर श्रवण बाधित हो तो उन्हें शिक्षा देने के लिए सांकेतिक भाषा का विकास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रवण बाधित बालकों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर बालकों को सांकेतिक भाषा समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यह वाणी सुधार कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस तरीके से चिड़िया है, तो चिड़िया की आकृति हम क्या करेंगे, अपने हाथ से ही इस तरीके से बच्चों को बना करके समझाने का प्रयास करेंगे। कुत्ता है तो इस तरीके से अपने हाथ से, और ये कौन कर पाएगा, जो प्रशिक्षित अध्यापक होंगे, जिनको प्रशिक्षण मिला होगा, वही अध्यापक इस तरीके से इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे विकलांग बालक व शिक्षण पद्धति, यानी कि ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं उनको हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षाविदों का मत है कि मानसिक विकलांग बालक को छोड़ करके अन्य विकलांग बालक शिक्षण की दृष्टि से अन्य बालकों जैसे रहते हैं। उन्होंने रोगों से ग्रस्त तथा मानसिक रूप से विकृत बालकों को इन श्रेणियों में नहीं लिया है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा देने की पद्धतियों में का अंतर आता है, परंतु कई शोधों के अंतर्गत यह भी पता चला है कि जरूरी नहीं है कि एक विशिष्ट बालक एक ही दिशा में कार्य करे। कई बार अंधे बालक ब्रेल लिपि से कार्य करने के पश्चात भी बुनाई आदि कार्य भी कर लेते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, वरन विकलांग बालकों का अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान होना या कार्य संलग्न होना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो विकलांग बच्चे हैं इनके शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा है ये कि विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विकलांग बच्चों की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, वो हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बुनियादी शिक्षा। जो बुनियादी शिक्षा है, श्री टी.एस. अविनाश लिंगम के अनुसार महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक अनमोल उपहार दिया है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी हैं, आप लोगों को पता ही है। और बुनियादी शिक्षा में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें ऐसी चीजें कुछ सिखाई जाती हैं, आर्ट हैंडीक्राफ्ट सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे अपना जीवन यापन भी कर पाए, अपने लिए रोजगार भी बना पाए। ठीक है, तो देखिए विभिन्न विषयों के साथ आधारभूत उद्योग को माध्यम मानकर बालक को आत्मनिर्भर बनाकर उसे समाज से जोड़ती है। फिर है खेल विधि। विकलांग बालकों में संगीत, शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन, अभिनय, कृषि, बागवानी तथा अन्य उद्योगों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। खेल विधि विकलांगों हेतु अति आवश्यक व रुचिपूर्ण विधि है। इसमें सीखने के प्रति स्थायी उत्साह तथा स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। आगमन व निगमन विधि। आगमन विधियों के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात निष्कर्ष प्रतिपादित किए जाते हैं।
जबकि निगमन विधि में सिद्धांतों को प्रस्तुत करके उनके आधार पर विषय या कार्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। क्रियात्मक विधि के अंतर्गत सहज प्रवृत्तियों को प्रेरक शक्ति के साथ मिलाकर शिक्षण में कठिनाइयों को समाप्त करती हैं। विकलांग बालक इस माध्यम से स्वाभाविक अनुभवों को ग्रहण करने लगता है। फिर है व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियां। व्यक्तिगत तथा कक्षा शिक्षण विधियों के द्वारा बालकों को भली प्रकार शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जबकि कक्षा शिक्षण विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। इन बालकों की शिक्षा में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर भी बल दिया जाता है। इसमें किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, बुनियादी शिक्षण विधि पर भी बल दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद है ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि का शाब्दिक अर्थ है स्वयं बोलना। स्पेंसर के शब्दों में ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थी को आधिकारिक सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह विधि स्वयं में ही करके सीखने की विधि है, अतः विकलांगों में सीखने के प्रति विश्वास की भावना को मजबूत करके अनुकूल परिणाम देने वाली विधि है। इसीलिए इस विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन ड्यूबी हैं, आप लोगों को पता ही है। और जॉन ड्यूबी और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि को उचित विधि बताया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विधि में एक बड़ी इकाई के माध्यम से सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाने वाला कार्य प्रोजेक्ट कहलाता है। यह बाल केंद्रित प्रक्रिया तथा इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब अभिलेख तैयार करना ही इस पद्धति की मुख्य विशेषता है। इसके बाद है मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन पद्धति। तो मॉन्टेसरी तथा किंडरगार्टन पद्धति भी शिक्षा की महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए इन दोनों ही विधियों के अध्ययन की तत्परता एवं अभ्यास की निपुणता अध्यापकों की तत्परता तथा उनके निर्देशन पर निर्भर करती है। मॉन्टेसरी विधि की जन्मदाता डॉक्टर मॉन्टेसरी स्वयं एक चिकित्सक थी। उन्होंने अपनी विधि को मूलतः मंदबुद्धि बालकों हेतु प्रारंभ किया था, पर आज यह प्रसिद्ध विधि हो गई है और सभी प्रकार के छात्र, चाहे वह विशिष्ट हो अथवा नहीं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रशिक्षण द्वारा इंद्रिय चेतना जागृत की जाती है, यथा त्वचा से स्पर्श, नाक से सूंघना, आंखों से देखना, जीभ से स्वाद लेना तक कानों से सुनना इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसके बाद आता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है? ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इस लिपि का आविष्कार सन 1821 में दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया था, परंतु इस लिपि को मान्यता लुई ब्रेल के मरणोपरांत मिली। ठीक है, इस लिपि का स्वरूप इस प्रकार है। इसमें इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत आदि तैयार किए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती हैं। ब्रेल चिन्ह मोटे कागज पर लेखन पाटी, ब्रेल स्लेट तथा स्टाइल्स अथवा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। लेखन पाटी पर लिखते समय स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरी ओर उभर कर आते हैं। अतः लेखन पाटी पर दाएं से बाएं लिखना पड़ता है। लेखन पाटी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है। दूसरी ओर लिखते समय 2 पंक्तियों के बीच में नई ब्रेल पंक्ति लिखी जाती है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदुओं की एक लिपि होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि आपने कितना आज पढ़ लिया। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आज 8वां आपने खत्म कर दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए यहाँ पर अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपका 9वां चैप्टर और पूरी कोशिश है कि आपका जो ये सेकेंड पेपर है इसको पढ़ा कर खत्म करके फिर मैं फर्स्ट पेपर को भी जल्दी से खत्म कर लूं। मैंने शुरू तो कर दिया है, उसको भी पढ़ा कर खत्म कर दूं, क्योंकि जो मेन पेपर्स होते हैं, जो 50 नंबर के ये पेपर है, ये आपके अच्छे से होना बहुत जरूरी है। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको प्रीवियस क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, पहले जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, आपके 3rd सेमेस्टर के 8 विषयों के नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे के सारे विषयों के आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो 3rd सेमेस्टर के सारे विषयों को पढ़ते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।